हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 27 जुलाई 2021 और 27 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया गया? कारगिल विजय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 जुलाई को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। भारत में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 26 जुलाई 2021 को भारत का 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 26 जुलाई 2021 को भारत का कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया गया? तो 22वां। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई से जुलाई के बीच हुआ था। लगभग 60 दिनों तक चले इस युद्ध को औपचारिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई 1999 को समाप्त किया गया। कारगिल युद्ध को जीतने हेतु भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और पहले भी पूछा जा चुका है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन का शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो नवाज शरीफ थे। और कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कारगिल युद्ध के समय भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कारगिल युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? किस भारतीय महिला पहलवान ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिया मलिक ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के किस भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो 73 किलोग्राम भार वर्ग में। फाइनल मुकाबले में प्रिया मलिक ने बेलारूस की पहलवान को 5-0 से पराजित किया। किसको? बेलारूस की महिला पहलवान को। भारत इस चैंपियनशिप में महिलाओं की श्रेणी में ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की गई विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की श्रेणी में भारत पॉइंट्स टेबल में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। इस चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में महिलाओं की श्रेणी में अमेरिका पहले स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, रूस की टीम इस चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रही। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है तीसरे स्थान के बारे में भी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, चूंकि हंगरी में हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो हंगरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हंगरी के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो विक्टर ऑर्बन। और हंगरी के वर्तमान राष्ट्रपति जानोस अडेर है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष सरकारी व्यावसायिक निकाय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष सरकारी व्यावसायिक निकाय का उपाध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूसुफ अली एमे को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इनका संबंध भारत के केरल राज्य से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष सरकारी व्यावसायिक निकाय के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए यूसुफ अली एमे का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो केरल राज्य से।
ये 29 सदस्यीय निदेशक मंडल में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष सरकारी व्यावसायिक निकाय के 29 सदस्यीय एक निदेशक मंडल है, जिसमें एकमात्र भारतीय के रूप में यूसुफ अली एमए शामिल हैं। यूसुफ अली एमए आबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। यूसुफ अली एमए को अप्रैल 2021 में आबू धाबी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? अप्रैल 2021 में। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, तो आबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और मुद्राओं से संबंधित कितने ही क्वेश्चन एग्जामों में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, अगस्त 2021 में भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ त्रिसेवा सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 करेगी? भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ त्रिसेवा सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 अगस्त 2021 में करेगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस के साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यह सैन्य अभ्यास दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में प्रुंडबोई अभ्यास रेंज में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत और रूस के बीच में इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस अभ्यास रेंज में किया जाएगा? तो दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में प्रुंडबोई अभ्यास रेंज में। यह सैन्य अभ्यास 1 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। सैन्य अभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं के लगभग 250 सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे। इंद्र 2021 में भारत और रूस दोनों की तरफ से ही दोनों सेनाओं के 250 सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे, जो कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों से होंगे। सामरिक द्विपक्षीय इंद्र 2021 अभ्यास की श्रृंखला 2003 में शुरू हुई थी। भारत और रूस के बीच में इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास की श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। भारत और रूस के बीच पहला संयुक्त त्रिसेवा सैन्य अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया था। कब? वर्ष 2017 में। और इसे त्रिसेवा सैन्य अभ्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेनाओं के तीनों अंगों के सैन्यकर्मी हिस्सा लेते हैं। हाल ही में रूस ने 325वां रूसी नौसेना दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी? किस राज्य सरकार ने हाल ही में जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के जनजातीय समुदाय के उत्थान हेतु कार्य किए जाएंगे। राज्य में इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2021 से विश्व आदिवासी दिवस पर होगी। कब होगी इस योजना की शुरुआत? 9 अगस्त 2021 को, जब विश्व आदिवासी दिवस है उस दिन। इस योजना के तहत उन कार्यों को ही राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होगी जिनके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50% भाग जनजाति समुदाय का हो। जनजाति भागीदारी योजना के तहत राजस्थान सरकार मात्र उन्हीं कार्यों को अनुमति प्रदान करेगी जिसके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50% हिस्सा जनजाति समुदाय का हो। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? भारत के किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में काकतीय वंश द्वारा करवाया गया था। 13वीं सदी में काकतीय वंश द्वारा, इसी वजह से इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के शिल्पकार रामप्पा थे, इसलिए इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
यह मंदिर तेलंगाना के वारंगल जिले के पालमपेट में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया, तो वह तेलंगाना के किस जिले में स्थित है? तो वारंगल जिले के पालमपेट में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारत का 39वां स्थल है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो यह भारत का कौन सा स्थल है? भारत का 39वां स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में कुल 21 सदस्य देश हैं, जिसका अध्यक्ष वर्तमान में चीन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 21, और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की जा रही है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य बना? कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य बना? ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्तमान में चर्चा में है, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। और कहां पर की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना स्थान है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा क्रोना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना। और स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है? कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च करने जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। बांग्लादेश विश्व प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के विकल्प के तौर पर जोगाजोग को लॉन्च करेगा। बांग्लादेश व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर अल्लापोन को भी लॉन्च करेगा, यानी कि फेसबुक के विकल्प के तौर पर जोगाजोग को और व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर अल्लापोन को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। वर्ष 2021 में बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में बांग्लादेश ने वर्ष 2021 में अपनी आज़ादी के कितने वर्ष पूरे किए? तो 50 वर्ष। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया? किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते की दर को 17% बढ़ाकर 28% किया था। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 22। हरियाणा के कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। हरियाणा में मात्र 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का राज्य पशु क्या है?
कृष्णमर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और पीसीएस एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल। और हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में शिव नाडार ने किस आईटी सेवा कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? शिव नाडार ने किस आईटी सेवा कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, HCL। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। HCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में सी विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। यानी HCL के अब जो नए प्रबंध निदेशक या MD होंगे वो है सी विजय कुमार। इस पद पर इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। HCL टेक्नोलॉजीज के CEO सी विजय कुमार ही हैं, यानी कि प्रबंध निदेशक के साथ साथ में ये कंपनी के CEO भी हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अशोक लवासा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।